Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations at IIM पीयूष। तो आपको पता है यहाँ पर हम DFCCIL एग्जाम के लिए अपनी क्लासेस कर रहे हैं और आज आपकी क्लास नंबर 7 है। इससे पहले आई होप आपने 6 क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो स्टार्टिंग से देखते हुए आना, क्योंकि ये जो आज हम क्लास की करने वाले आज की क्लास में करने वाले हैं वो है रेल बजट 2021 का। और यहाँ पर आपको मैंने पीछे जितनी भी बातें पढ़ाई हैं सारी की सारा आपका ज्ञान जो है यहाँ पर यूज़ होने वाला है। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा, उसका पूरा का पूरा यूज़ आपको यहाँ पर समझ में आएगा ये रेल बजट समझने में। ठीक है, ऐसा कोई भी एक सिंगल टर्म नहीं निकलेगा जो कि अब आपको समझ ना आए। ठीक है, तो इसे आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। तो खैर, अब यहाँ पर हम आज हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेल बजट यहाँ पे पिछली वाली क्लास के 2-3 पॉइंट और देखेंगे जो कि मुझे एक्स्ट्रा और बताने हैं। फिर इसके बाद हम रेल बजट 2021 का स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो 2021 का रेल बजट है ये मैं आपको थोड़े से माइंड में आपके क्लैरिटी देता हूँ। हम 4 पार्ट में करने वाले हैं। पहले पार्ट में करेंगे कि ये जो पहले पार्ट में तो हम ये करेंगे कि बजट बेसिकली जो है इस बार का, उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें रहीं, क्या जरूरी पॉइंट है जो कि आपको बजट के बारे में याद होने चाहिए। उसके बाद में जो रेल बजट है बेसिकली रेलवे को लेकर के, उसमें रेलवे को लेकर के क्या अनाउंसमेंट किए गए हैं। फिर दूसरा बात हम यहाँ पर करेंगे डीएफसीज को लेकर के, यहाँ पर काफ़ी सारी बातें करी गई इस बजट में। तो डीएफसी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए यहाँ पर। फिर आपकी बात की जाएगी यहाँ पे इन्होंने मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, ठीक है, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो की बात करी है तो हम उसे भी समझेंगे कि ये है क्या चीज़ और इनको लॉन्च किस तरीके से किया गया, कितना पैसा यहाँ पर दिया जाने वाला है इस बजट में। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपका 4th नंबर की बात होगी, नेशनल रेल प्लान 2024। नेशनल रेल प्लान 2024, क्योंकि ये भी अभी रिसेंटली इस बजट में ही रिव्यू किया गया है, तो इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो समझ में आया आपको हमारे कितने सेक्शन बन रहे होंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के? 4 सेक्शन बन रहे होंगे, बड़े आराम से समझते हैं। इसके अलावा आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर इससे नहीं आने वाला। जितनी बातें मैं यहाँ पर बता दूं उनको अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना, और अब आपको जब क्लैरिटी हो जाएगी माइंड में ना, तो रटने की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं, नीड नहीं पड़ेगी रटने की। और जो हिंदी वाली लैंग्वेज के बच्चे हैं या फिर जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज के बच्चे हैं, टेंशन मत लो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझते जाओ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। हिंदी में भी बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत आई डोंट थिंक आनी चाहिए। तो अब शुरू करते हैं आज का सेशन। आई होप कि सब लोग बढ़िया हो, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आज तो आपने बोला था कि यहाँ पे दिखाता हूँ कि हम सीआरएम वाली क्लास करने वाले हैं। तो देखो भाई, सीआरएम वाली क्लास कोई बात नहीं, आज इवनिंग में कर लेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पे बोले कि अब अभी सर जो हमारा सीरीज में चल रहा है अपना रेलवे बजट वाली चीज़ वो करवा दो, क्योंकि हमारे माइंड में बिल्कुल फिट हो रखी है वो। तो ये पॉइंट भी मुझे ठीक लगा, मतलब ऐसी बात नहीं है, ये थोड़ा वैलिड पॉइंट लगा मुझे। तो कोई बात नहीं, आज हम जो है 2 क्लास करने का ट्राई तो करेंगे। अभी तो मैं खैर मेडिसिन लेके बिल्कुल बैठ गया हूँ चकाचक, तो देखते हैं ये वाला लेक्चर कितनी देर आपका खिंच पाता है। बाकी इस वाले लेक्चर में अभी मैंने आपको बता दिया क्या करने वाले हैं। और जो कस्टमर रिलेशन है ना, सीआरएम समझ रहे हो ना सभी, कस्टमर रिलेशन की बात कर रहा हूँ। तो कस्टमर रिलेशन वाली जो क्लास है वो मैं आपकी कोशिश करूंगा रात तक डालने की, रात को 8 से लेकर के 9 PM तक, या फिर कल संडे में आपकी डाल दूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाली जो जो भी मैंने बोला था। ठीक है, तो फिर अब सेशन को जो है शुरू करते हैं आज के। चलिए, क्लास नंबर 7 हो गई। अब फटाफट से आते हैं अपने बजट के ऊपर। बात करेंगे हम रेल बजट 2021 की। अच्छा, रुको जरा, मैं आपको कल की क्लास से एक दो पॉइंट बता दूं। देखो, कल की क्लास में हमारी एक टाइमलाइन मिस हो गई थी, कौन सी वाली, 1955। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ लो, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 1955 से 56 के टाइम पर क्या हुआ कि इससे पहले जो हमारा बजट हुआ करता था ना, इससे पहले हमारा बजट जो हुआ करता था, अब वो बजट आप चाहे उसे यूनियन बजट के पहले, आपको पता है जनरल बजट अलग आता था और आपका रेल बजट अलग आता था, यानी कि आरबी। अब ये जो जब दोनों बजट अलग अलग आया करते थे तो दोनों लैंग्वेज आपकी इंग्लिश में हुआ करती थी। ठीक है, क्या हुआ करती थी, इंग्लिश लैंग्वेज हुआ करती थी जो भी बजट के पेपर होते थे। लेकिन फिर 1955-56 में पहली बार जो बजट है वो आपका हिंदी लैंग्वेज में भी आया। ठीक है, कैसी लैंग्वेज में आया, हिंदी लैंग्वेज में। जो उसके पेपर्स थे, क्या था भाई, जो बजट के पेपर्स थे, बजट के पेपर्स, वो आपके हिंदी लैंग्वेज में अगर पूछ लिया जाए पहली बार कब आए, तो 1955 में आए। अब चाहे आप उसे रेल बजट की बात कर लो चाहे जनरल बजट की, दोनों ही बजट के एक साथ ही लैंग्वेज आती थी। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी सी बात। चलो अब देखो, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, ये पूछ लिया जाए कि 1955 वाला जो बजट था ये यहाँ पर प्रेजेंट किसने किया है ना, तो उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन थे। अच्छा, ये हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ ना, तो ध्यान से देखना, हिंदी लैंग्वेज में मैं बजट की बात कर रहा हूँ। जो बजट था, जनरल बजट, यूनियन बजट जो था, वो किसने प्रेजेंट किया, तो ये किया था यहाँ पर उस टाइम के जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, CD देशमुख। ठीक है, क्या नाम था, CD देशमुख।
वेट अ सेकंड, सीडी देशमुख, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे पहला हिंदी बजट कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया या फिर प्रेजेंट किया, तो ये किया था सीडी देशमुख ने। कौन से ईयर में? 1955 में। अच्छा, अब ये सीडी देशमुख जी को देख करके एक बात आई होप कि आपके दिमाग में आ गई होगी कि ये हमारे सबसे पहले फर्स्ट इंडियन गवर्नर भी रह चुके हैं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट। अच्छा, ये इंडियन होगा यहाँ पे, ठीक है, इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ये चीज़ भी आप लोग समझ गए होंगे। तो ये वाली टाइमलाइन होगी। और बाकी जो 56 से 62 वाला लिखा हुआ था ना पिछली वाली स्लाइड में, तो वो हमारा बेसिकली वो जो जगजीवन राम जी थे, इनका जो ये रेलवे मिनिस्टर कितने टाइम तक रहे वो मैंने बताया हुआ था, ठीक है। तो वो तो ये चीज़ हो गई। तो कल की क्लास का पूरा सीन खत्म है। अब शुरू करते हैं हम 2021 का बजट। इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जितने सेक्शन बताए थे एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जरा बजट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि अब आपका रेल बजट और यूनियन बजट जो है बेसिकली एक हो चुका है। तो हमें जितना भी पढ़ना है वो यूनियन बजट के बारे में ही इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेनी है। समझ पा रहे हो बात को? चलो, अब अगर मैं इस बजट की बात करूं तो आपसे अगर मैं पूछूं कि ये जो बजट वर्ड है ये आया कहां से, तो बजट जो वर्ड है ना ये बेसिकली आपका एक बुगेट करके वर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? बुगेट करके वर्ड होता है। इसका मतलब होता है सूटकेस। पहले आपको पता है सूटकेस लेकर के आते थे, उसमें आपका बजट रहता था। तो उसका ये ना एक फ्रेंच वर्ड है। और कौन सी भाषा का वर्ड है? फ्रेंच वर्ड। ये थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जागृत करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब देखो पूछा क्या जाएगा। ये आप देख रहे हो, ये हमारी कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं। कौन है ये? निर्मला सीतारमन जी हैं। कौन है? निर्मला सीतारमन जी हैं। तो ये है अभी हमारी राइट नाउ कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और इन्हें देख रहे हो, ये कौन है पता है? ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, जिनका नाम क्या है? अनुराग ठाकुर, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अनुराग ठाकुर करंट का क्वेश्चन हो गया ये आपका। तो ये चीज भी ध्यान में रखना। अब देखो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये क्या है? ये है यहाँ पर अपना इस बार का बजट। तो ये इस बार ऐसा पहली बार हुआ है 2021 में कि ये क्या है? बेसिकली आपका एक टैबलेट लिए हुए हैं, या ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं और इनके हाथ में क्या है? एक टैबलेट है। क्या है ये? टैबलेट है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहला पेपरलेस बजट, सबसे पहला पेपरलेस बजट जो है आपका, ये किसने दिया या फिर कौन से ईयर में दिया? तो ये 2021 में ही दिया गया, जिस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अपनी एफएम निर्मला सीतारमन जी हैं। क्लियर है? इतनी सी बात समझ गए सभी लोग? हाँ, चलो अब आगे आ जाएं। आगे आते हैं। देखो अब इसके बजट के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट बातें और हैं। ये जो हमारी इस बार की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, तो मैं यहाँ पर बस निर्मला करके लिख रहा हूँ, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो अब इनका ये ना जो ये ऐसी पहली फर्स्ट फीमेल हैं, ठीक है। ये क्या है? फुल टाइम फर्स्ट फुल टाइम फीमेल, फीमेल और आपका क्या हो जाएगा? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि सबसे पहली फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो ये निर्मला सीतारमन जी ही हैं। फुल टाइम का मतलब होता है इनके पास ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, ठीक है। अकेला इनके पास में फाइनेंस का पोर्टफोलियो है निर्मला सीतारमन जी के पास। बात समझ में आ गई? क्या क्लैरिफाइड हुई ये चीज? चलो अब देखो यहाँ पर आपको इस बार एक और चीज हुई है सबसे अलग, जो पहले नहीं हुई कभी भी, कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जाकर के सबसे पहले ये किससे मीटिंग करी? इन्होंने प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करी है, ठीक है। ये भी ऐसा पहली बार हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपकी पूछी जा सकती हैं रादर देन आपका रेल बजट से अलग, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए। बाकी एक चीज और पूछे जाए, अब ये क्वेश्चन वैसे ज्यादा पूछा तो नहीं जाएगा कि सबसे बड़ा स्पीच जो है आपका बजट का किसने दिया, तो वो भी सीतारमन जी ने ही दिया है, निर्मला सीतारमन जी ने। वो लास्ट ईयर दिया था 2020 में, 2 घंटे से ज़्यादा का था, फिर ये थोड़ा सा बेहोश वगैरह हो गई थी। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको बजट के बारे में थोड़ी सी ध्यान रखनी। ये क्लियर हुआ? अब आते हैं अपना सीधा मुद्दे पे, रेलवे बजट के ऊपर इस बार के, जो कि हमें पढ़ना है और जो चीज़ें ध्यान में रखनी है। वैसे बजट जो इस बार का रहा है ना, उससे 2-4 बातें और इंपॉर्टेंट, मैं वो भी डिस्कस करा देता हूँ, है ना। क्यों ही छोड़ना, मुश्किल से आपका 5-6 मिनट लगेंगे, सुन लो यार वो चीज़ें, क्योंकि अगर बाई चांस पूछ लिया, क्योंकि अब रेल बजट और यूनियन बजट में ज़्यादा फर्क रहा नहीं, दोनों अब मिल चुके हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। अब अगर मैं आपसे इस बार के बजट की बात करूं, तो जो अपने प्रधानमंत्री हैं यानी कि जो पीएम मोदी हैं, इन्होंने क्या बोला था पता है इस बार? कि ये जो हमारा बजट आया है 2021 का, आपको पता है अभी कोरोना वायरस के टाइम के बाद आया था, जब 2020 वाली वेव 1 चली गई थी। तो इन्होंने क्या बोला कि ये हमारा क्या है? ये एक पार्ट है, ठीक है। क्या है? ये पार्ट है जो कि मिनी बजट आए हुए हैं। अब समझना, मैं आपसे जो एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर रहा था 5-6 मिनट के, वो इसलिए बताने पड़ रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने क्या बोला, ये जो 2021 का बजट है ये एक पार्ट है,
ये पार्ट है किसका, ये उन मिनी बजट्स का पार्ट है जो कि मैं पहले आपको अनाउंस कर चुका हूँ। क्योंकि हुआ क्या, जब कोरोना वायरस का एपिडेमिक आया था, पेंडेमिक आया था बेसिकली, एपिडेमिक नहीं, तो जब उस टाइम पे ना मोदी जी ने या फिर अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है काफ़ी सारी स्कीम अनाउंस कर दी थी, ठीक है। तो उन स्कीम को ही यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि उन्हीं स्कीम को यहाँ पर बढ़ा दिया गया। तो इन्होंने कहा उन्हीं स्कीम्स का जो है एक तरीके से ये क्या है, एक बढ़ाया हुआ पार्ट है और कुछ नहीं है इस बार का बजट, ठीक है। तो अगर पूछे इस बार का बजट जो है क्या था, वो सारे के सारे मिनी बजट का एक्सटेंशन था। ये चीज क्लियर हो गई। वैसे पूछा कम ही जाएगा, लेकिन तब भी आपको पता होनी चाहिए ये चीज भी, है ना। और ये तो बिल्कुल फैक्ट आप रट लो यहाँ पे। अगर आपसे पूछ ले कि रेल बजट में इस बार कितना पैसा दिया गया, तो टोटल पैसा कितना दिया गया, देखो यहाँ पर 1,10,055 करोड़ दिया गया रेलवे को। ये डिजिट आपको याद में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, आपका जो 1,07,100 करोड़ रुपीज हैं, वो तो पूरे के पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही हैं। अब कई सारे बच्चों को यहाँ पे ये पता नहीं होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। पता है क्या, बोलो हाँ। चलो, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, है ना। देखो, ये समझाता हूं, फिर यहाँ पे ये 5-6 मिनट वाली बात अभी बताऊंगा कि क्या आपको चीज़ें यूनियन बजट से भी ध्यान में रखनी है, ठीक है, टेंशन मत लो। अब देखो, अगर मैं आपसे यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़, ये आपकी मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू कितना आया है, 2,954.64 करोड़ में है ये, ठीक है। ये डिजिट आपकी करोड़ में हो गई। कैपिटल में जो आपका खर्चा दिया जा रहा है वो इतना है, और फिर टोटल मिलाकर के आपका ये टोटल बन जाता है इतना 1,10,1,10,54। तो अब बात समझना, यहाँ पर ये जो 1,07,100 है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, समझाता हूं यहाँ पे। देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ये टर्म मैं इतना ज़्यादा क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके पेपर में इकोनॉमी भी आनी है, इकोनॉमी एंड मार्केटिंग, तो ये टर्म आपका वहां पर भी यूजफुल है, ये वहां पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैं बात करता हूँ, आपके ना दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं कभी भी, किसी भी कंपनी की बात कर लो, कोई भी आपका, हम अगर अपनी किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं तो उसमें दो टाइप के खर्चे आते हैं। आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिर दूसरा आपका होता है ओपेक्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये बेसिकली कैपेक्स एक्सपेंडिचर को जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसको हम कैपेक्स बोलते हैं, दूसरा टाइप का होता है ओपेक्स। अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना। देखो, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, लेटेस्ट से मैंने एक कंपनी खरीद ली अपनी, ठीक है। मैंने एक कंपनी खरीदी, अब बात को समझना ध्यान से। इस कंपनी में मैंने फर्नीचर डाल दिया, इस कंपनी में मैंने कई सारी चीज़ें डाल दी, और फिर मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज भी लगवा ली। अब हुआ क्या, मैंने जो जो पैसा मैंने इस बिल्डिंग के, जो पैसे से मैंने इस बिल्डिंग को खरीदा, और जिस पैसे से मैं यहाँ पर अपना फर्नीचर खरीदूंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्नीचर खरीदूंगा, या फिर मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ लगवा रहा हूँ, लेटेस्ट से मैंने टीवी लगवा दी, यहाँ पे सोफा सेट डलवा दिया, तो और इन सब पे जो भी मेरा पैसा खर्च हो रहा है, या फिर लेटेस्ट से यहाँ पर मैंने क्या किया, बिल्डिंग मेरी यहाँ पे यहाँ पर मैंने पेंटिंग करवा दी, ठीक है, पेंट करवा दिया मैंने, तो इसके रख रखाव में या फिर इसकी लाइफ को एक्सटेंड करने में, या फिर मेरी लेटेस्ट से मैंने पुरानी कंपनी खरीदी थी, तो उसका मैंने यहाँ पर क्या किया, उसमें थोड़ा सा रिन्यूएशन करवाया, उसको नया नया करवाया थोड़ा, तो उसमें जो भी मेरा पैसा जा रहा है किसी भी रख रखाव में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगर रेलवे के टर्म में समझाऊं, तो जो आपके रेलवे ट्रैक पड़े हुए हैं, उनमें नए रेलवे ट्रैक लगाना, या फिर आपका यहाँ पर पता है जो पूरा का पूरा डीएफसी बनाने की बात करी जा रही है ना, आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, नए नए हम इंजन बनाने लग रहे हैं, या फिर जो पुराने इंजन है उनका यहाँ पे रख रखाव, उनका हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनकी उनमें आप उनकी सर्विसिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाती हैं। ये पूरा का पूरा जो एक्सपेंडिचर है ना, वो आपका किस पे लग रहा है, कैपिटल पे लग रहा है। जबकि जो ओपैक्स एक्सपेंडिचर होता है, वो समझना क्या होता है। जैसे इसको मैंने ओपैक्स को बोल दिया, लेटेस्ट से अब जब रेलवे में आप ट्रैवल करोगे, या फिर आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो, तो वहां पर आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी वहां पे दी जाती है ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, या फिर अलग से जो भी खर्चा हो गया, जो जिसका खर्चा आपको कोई भी तरीके से बिल्डिंग में कोई उसको फायदा नहीं दे रहा, ठीक है ना। या फिर हमने लेटेस्ट से रूफ की, अगर लेटेस्ट से यहाँ पे हमने रिपेयरिंग कराई, तो वो रिपेयरिंग भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है। जबकि जो बाकी का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, या फिर हमने साफ सफाई हो गई, ठीक है ना, सबसे बड़ा देखो क्लीनिंग का जो आपका पोर्शन होता है, क्लीनिंग वगैरह हो गई, इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, वाईफाई आपको पता है रेलवे में मिलता था पहले पूरे टाइम के लिए, अब तो बहुत कम कर दिया, शायद इन्होंने 30 मिनट्स का कर दिया है। तो ये आपका जो है, ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी आपकी ओपेक्स एक्सपेंडिचर में आती हैं। तो समझ पाए, यहाँ पर हमने जितना बजट अपना डाला है, उसमें से मेजॉरिटी जो बजट है, हम उससे क्या करेंगे, नई 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 चीज़ें बनाएंगे, या फिर जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं उनका हम अच्छा मेंटेनेंस करेंगे, या फिर उनका क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बोलो जल्दी से, रिपेयरिंग करने वाले हैं। तो समझ में आया, ये जो इतना पैसा है 1,07,100 रुपीज़, ये हमारा इसमें जाने वाला है,
और बाकी का जो है वो रेवेन्यू में जाएगा, तो इतना हमने जो है पैसा यहाँ पर अपना बजट का बताया है। अब क्लियर हो गया, ये आप कभी तो नहीं भूलोगे, क्लियर है ना? इकोनॉमी भी यहाँ से आपकी देखो ये चीज़ स्ट्रांग हो गई होगी। चलो खैर, अब आगे आते हैं हम, आगे अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, ठीक है ना? चलो वेट अ सेकेंड। अब ये रेलवे बजट को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था 2-3 बातें मैं आपको और बताना चाहता हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, चाहे वो जीके के सेक्शन में पूछ लेंगे या कहीं भी। अब जब बजट करा रहा हूं तो लगे हाथ करा देता हूं। तो देखो यहाँ पर ना, जब आपको पता है इंडिया में लॉकडाउन लगाया गया था, पहले मोदी जी ने पूरा नेशनल लॉकडाउन लगाया था, तो उस टाइम पे ना एक स्कीम निकाली थी इन्होंने, कौन सी? प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बता रहा हूँ। गरीब कल्याण योजना, तो ये जो योजना है बेसिकली, इसमें कितना पैसा एलोकेट किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें अराउंड 2.76 लाख करोड़ रुपीस जो है अलॉट किया गया है। क्लियर है? ये थोड़ा सा माइंड में एक डेटा रख लो, ऐसी चीज़ें क्योंकि पूछी जाती हैं। फिर आपकी जो इस बार की थीम रही बजट की, वो भी आपसे पूछा जाएगा। अब लिखने के लिए यहाँ पे फिर से स्पेस नहीं बच रहा। एक तो मुझे जब मैं पीडीएफ वगैरह प्रिपेयर करवाता हूँ तो मुझे इतना क्लास में आते आते पता नहीं अलग से माइंड होने लग जाता है, ये और ये और ये और। देखो, अब जो थीम है इस बार के बजट की, थीम रही इस बार के बजट की, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये थी आत्मनिर्भर भारत। क्या थी इस बार की थीम? आत्मनिर्भर भारत थी। क्लियर है? आत्मनिर्भर भारत एंड संकल्प ऑफ। अब किस चीज का संकल्प? नेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या था? नेशन फर्स्ट। तो ये चीज जो है आपकी इस बार का थीम रही है बजट 2021-22 की। क्लियर है? इतनी सी चीज और ध्यान में रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, समझ गए ना? चलो, अब ये कोरोना वायरस का टाइम और चल रहा है, तो ये चीज़ और देख लो, इन्होंने कोविड-19 के लिए बजट में कितना पैसा एलोकेट किया था। तो हुआ क्या, इन्होंने 35,000 करोड़ जो है अपने बजट में यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन के लिए दिया था। कोविड-19, ये तो क्या हो गया भाई को, अब ये लिख लेना, ठीक है? कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो है इन्होंने कितना पैसा दिया? 35,000 करोड़ दिया, और बोला कि अगर आगे जरूरत होगी तो इससे ज़्यादा दे देंगे। बाकी एक लाइन ये ध्यान में रखना, अगर कोरोना वायरस के ऊपर ये पूछ लेता है तो, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? चलो, अब आते हैं अपने रेलवे वाले सेक्शन पे। अब बजट से जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, जो मेन बातें थी आपसे पूछे जाने की संभावना, वो मैंने करा दी है। अब आते हैं यहाँ पर, देखो अब क्या होने वाला है। इंडियन रेलवेज ने क्या किया है? एक प्लान प्रिपेयर किया है, नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030। यानी कि यहाँ पर जो मेन बात रही है इस बार के रेल बजट की, कि इन्होंने एक अपना प्लान प्रिपेयर किया 2030 के लिए। प्लान क्या है कि अब ये क्या करने वाले हैं? फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाने वाले हैं 2030 तक। और ये किस तरीके से बनाएंगे फ्यूचर प्लान? वही जो डीएफसी वाला चक्कर है। बाई ब्रिंगिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर इंडस्ट्री इज एट द कोर ऑफ द स्ट्रेटेजी टू इनेबल मेक इन इंडिया। अब बात को समझना, यहाँ पर आपकी पिछली जो मैंने आपको पिछला ज्ञान दिया है वो बहुत काम आने वाला है। इन्होंने क्या बोला कि ये जो 2030 तक अपना एक नया रेलवे सिस्टम, फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो घटा करके, यानी कि इंडस्ट्रीज को जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट कैसे घटेगी? मैंने बताया था ना, ट्रक वगैरह ले जाएंगे, अपना कोल ले जाएंगे। कहाँ से ले जाएंगे? डीएफसी से ले जाएंगे। अगर वो डीएफसी से हम ले जाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, पैसा कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर पहुँच पाएंगी। मेक इन इंडिया ऑफकोर्स यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा इसको। तो ये सभी फ़ायदा मिलेगा 2030 तक। और जो पासेस के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके नीचे जो बनने वाले हैं वो भी आपके 2030 तक काफ़ी सारे बन जाएंगे। उसके ऊपर भी यहाँ पर बात करी गई है, तो वो भी हम देखेंगे। बाकी यहाँ पर इतना याद रखना कि इस बजट में आपका जो है कौन से ईयर तक जो है रेलवे प्लान आपका अनाउंस किया गया? 2030 तक का। समझ गए? अगले पे आते हैं। देखो, इंडियन रेलवेज नेटवर्क जो है अब क्या करेगा? 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 300% है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, इंडियन रेलवेज नेटवर्क जो है वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा उसका, और रेल ब्रॉड गॉज रूट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे दिसंबर 2023 तक। तो क्वेश्चन अगर आपसे वो पूछ ले कि इंडियन रेलवे नेटवर्क का जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन सॉरी, देखो क्या बोल रहा है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है रेल ब्रॉड गॉज रूट। अब ये मैंने आपको बता रखा है रेल ब्रॉड गॉज रूट क्या होते हैं, ब्रॉड गॉज की लेंथ कितनी होती है। जिन्हें याद नहीं है फटाफट से जाके नोट्स में पीछे देख कर के आओ कितनी उसकी होती है लेंथ। चलो, अब देखो ये कौन से मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा? दिसंबर 2023 तक हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। चलो अगले वाले पॉइंट पे आते हैं इंडियन रेलवे के।
अब देखो यहाँ पर ये भी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने क्या बोला, टू इम्प्रूव पैसेंजर सेफ्टी। पैसेंजर सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए, ये जैसे हाई डेंसिटी रेल नेटवर्क होते हैं ना, जहां पर हाई डेंसिटी रेल नेटवर्क का मतलब है कि बहुत सारे रेल नेटवर्क निकले हुए हैं, ठीक है, दुनिया जहान के रेल नेटवर्क निकले हैं, पास पास निकले हैं, कंजस्टेड हैं, या फिर वहां पे जो दुर्घटना होती है ना, जैसे आपको पता है जहां से बहुत सारी ट्रेन निकल रही हैं, या फिर वहां पे आपका जो क्रॉसिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आपका क्या होता है, आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इंडियन रेलवेज मैंने क्या बोला है कि अब इंडियन रेलवेज के जो रूट्स हैं वहां पर इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा। ये बजट में बोला भाई निर्मला सीतारमण जी ने कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड का मतलब समझते हो, इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, ठीक है, हिंदी में भी आप समझ लो, कोई बात नहीं, ऐसे टर्म आएंगे तो हिंदी में भी बताऊंगा। तो स्वदेशी जो है आपका बनाया जाएगा एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिससे कि जो ट्रेन के टकराने के चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। जैसे कि अब ये ट्रेन कैसे टकराती है, कभी किसी ड्राइवर की गलती हो गई, या फिर कभी जैसे आपका यहाँ पे कोई क्रॉसिंग लगी हुई है तो जो ट्रैकमैन की गलती हो गई, बाई चांस ह्यूमन एरर हो ही जाती है। देखो ह्यूमन जो है ना, बोलते हैं ना कि इंसान जो है गलती का पुतला होता है, ठीक है, तो हर इंसान गलती करता है, तो ह्यूमन का केस ही होता है एरर करने का। तो वहां पर अब क्या करेंगे, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाने की बात करी जा रही है, जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह कम होंगे, और कई सारी जगह ये इंस्टॉल भी किए जा चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी 2019-20 में कई जगह इंस्टॉल किए गए हैं। चलो खैर, इतनी से बात समझ में आ गई। चलो अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, ये देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर इन्होंने बोला क्या, ये चीज आप ध्यान में रखना कि इंडिया की जो पहली प्राइवेट रेल स्टेशन है उसका नाम क्या है, हबीबगंज, ठीक है, हबीबगंज है सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में। और ये प्रोजेक्ट जो है वो पीपीपी मॉडल पे है। पीपीपी मॉडल मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये पीपीपी मॉडल का मतलब समझते हो ना सब लोग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है आपका पीपीपी मॉडल। अब ये जो है अपना पहला फेज इसका कंप्लीट होने वाला है, और इंडियन रेलवे जो है इस तरीके से 150 प्राइवेट ट्रेन प्रोजेक्ट अगले साल के फर्स्ट हाफ में उठाने वाली है। अब तो खैर फर्स्ट हाफ में क्या ही उठाएंगे, कोरोना वायरस फिर से आ गया, तो अभी तो ये सीन अभी रुका हुआ है। तो ये बात है, अगर आपसे बस ये पूछे कि पीपीपी मॉडल पे बनने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, हबीबगंज, लेकिन ये लोग ज्यादा लगता नहीं है क्वेश्चन पूछेंगे। देखो तो अगले पे आते हैं हम सीधा। अब आ गया आपका यहाँ पर जो डीएफसी कॉरिडोर वाली बात थी, यानी कि अब हम डीएफसीज के वाले सेक्शन पे आ गए हैं। इंडियन रेलवे के बारे में जितनी भी यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई रेल बजट में वो हमने कवर कर ली है, ठीक है, उसमें इतने ही पॉइंट थे रेलवे बजट में जो रेल बजट के बारे में उन्होंने बताए हैं। समझ गए सभी लोग। डीएफसी के बारे में बहुत सारी अनाउंसमेंट है, इसके बारे में जो डिजिट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में भी रखनी है। फिर मेट्रो के केस में भी मैं आपको कुछ डिजिट्स बताऊंगा, वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा प्रीवियस ईयर में इन्होंने जो आपका बजट था उसके क्वेश्चन पूछे हुए थे नंबर वाले कि कितना पैसा दिया, ठीक है ना, तो हमको छोड़ेंगे ही नहीं। चलो अब देखते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, डीएफसी से तो यहाँ पे इन्होंने जितने भी बजट में बातें बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, सारी की सारी फैक्चुअल है। किस पेन से कराऊं ये बताओ भाई, रेड वाले से करते हैं। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है आपका, अब ईस्टर्न डेडिकेटेड और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तब भी एक बार फिर से शक्ल दिखाता हूं आपको, भूल तो नहीं गए सभी लोग। ये है आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ये है आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सब कुछ याद है ना, सारी की सारी कहानियां, हाँ, कुछ भी भूले तो नहीं हो। चलो अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि ये जो पूरा का पूरा है, अभी मैंने आपको बताया ना इसमें बस छोटा छोटा हिस्सा खुला हुआ है। बताओ यहाँ पे फटाफट से, वेस्टर्न वाला कॉरिडोर में कितना हिस्सा खुला हुआ है अभी, कितना मतलब अभी आपका जो है क्या किया गया था, मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था, और ईस्टर्न वाले में कितना हिस्सा यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था, बताओ फटाफट से कमेंट करके। तो भाई सबको आई होप याद होगा। देखो यहाँ पर आपका ये रेवाड़ी से लेकर के मडार वाला हिस्सा जो कि अजमेर में पड़ता है, ये इतना हिस्सा यहाँ पर मोदी जी जो है इनॉग्रेट कर चुके हैं। कौन सी डेट को किया था, तो ये किया था 7 जनवरी 21 को, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो यहाँ पे आपका कौन सा हिस्सा इनॉग्रेट किया जा चुका है ईस्टर्न कॉरिडोर में, बताओ फटाफट से। तो ये है आपका न्यू खुर्जा से भावपुर, या फिर भावपुर से न्यू खुर्जा, जो कि कानपुर के पास पड़ता है, ठीक है, जो भावपुर है। तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर किया है। कब किया था ये, 29 दिसंबर को किया था, 29 को किया था। मैं किसी वीडियो में 25 बोल गया भाई मिस्टेक फ्लो में, ठीक है, तो वो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया, मैंने सबके खैर आंसर तो कर दिया, लेकिन ये ध्यान में रखना 29 दिसंबर 2020 को ये किया गया, ठीक है। चलो तो देखो इन्होंने क्या बोला, अब ये पूरा का पूरा हमारा जो ईस्टर्न और वेस्टर्न है ये कंप्लीट कब तक हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना जून 2022 तक, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड कि ये पूरा का पूरा कमीशन हो जाएगा। क्लियर है,
समझ गए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, ये अगेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये भी बजट में बोला गया है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्या बोला कि रेल बजट 2021 में प्रपोज किया गया कि ये कितना हिस्सा है, 263.7 किलोमीटर का जो हिस्सा है ना, कौन सा, सोन नगर से लेकर के गोमोह सेक्शन वाला, ठीक है। दिखाता हूं आपको, सोन नगर से लेके गोमोह वाला सेक्शन कौन सा है, देखो ये कहां पर पड़ता है, ईस्टर्न डीएफसी में, यानी कि ये जो है आपका बनाया जाने वाला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल से, ठीक है। कितना, 263.7 किलोमीटर का हिस्सा बस, ठीक है, ये ध्यान में रखना, पूरे के पूरे की बात नहीं हो रही, बस इतना हिस्सा जो है आपका पीपीपी मॉडल से बनेगा। अब देखते हैं सोमनगर से लेकर के गुमोह जो है आपका कहां पर पड़ता है। तो ये देखो सोननगर आपका ये हो गया, गुमोह कहां पर दिख रहा है, ये हो गया। तो यहां से लेकर के ये वाला जो हिस्सा है कितने किलोमीटर का है, 263 किलोमीटर का ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा आपका पीपीपी मॉडल से बनेगा, ठीक है। अब इतना हिस्सा हमने खोल दिया, देखो धीरे धीरे इतना हिस्सा खुल गया, अब इतना बन जाएगा, फिर ये बीच में इतना बना दे, इलाहाबाद साइड में अपना क्या है, इलाहाबाद में बताओ फटाफट से, इलाहाबाद नहीं प्रयागराज में, प्रयागराज में क्या बना हुआ है फटाफट से बताओ, ये आंसर मैं नहीं बता रहा, कमेंट करके बताओ, बहुत बार बता दिया है मैंने। चलो अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है ये चीज हो गई। अब ये चीज ध्यान में रहेगी ना आपको, अगले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, अब यहां पर 273.4 किलोमीटर का गुमोह और डंकुनी सेक्शन जो है ये भी बनाया जाएगा, क्लियर है। यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या बोला कि ये जो है ना आपका गुमोह से लेकर के डंकुनी वाला सेक्शन, अभी देखो ये वाला तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बन गया आपका, कौन सा, सोननगर से लेके गुमोह है। अब गुमोह से ये डंकुनी वाला जो हिस्सा बचा है ना, इन्होंने क्या बोला, ये भी आपका इसके बाद में उठाया जाएगा, यानी कि पहले ये इतना हिस्सा बनेगा, सक्सेशन का मतलब होता है कि इसके बाद ये वाला उठाया जाएगा, क्लियर है। फिर इन्होंने क्या बोला है आगे, ये समझो कि न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट नेमली द ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ठीक है ना। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर मैंने दिखाया था ना, ये नीचे पड़ता है थोड़ा आपका, मैंने वीडियोस में दिखाया था पिछले वाले, याद होगा, ठीक है। तो ये जो आपका विजयवाड़ा तक जाता है, विजयवाड़ा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि भुसावल से लेकर के खड़गपुर टू डंकुनी जाता है, और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है इटारसी से विजयवाड़ा वाला, ये सभी कॉरिडोर याद है ना सबको, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं सारे के सारे 6 कॉरिडोर आपको, ठीक है। तो अगर जिसने नहीं देखी डीएफसी वाली वीडियोस, वो तो देखना आपके लिए मस्ट है भैया, डीएफसीसीआईएल में जाने वाले हो, ठीक है। तो देखो द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर दीज रूट्स जो है आपका पहले फेज में बनाए जाएंगे। बात समझना, अब यहाँ पर याद क्या क्या रखना है आपको, गुमोह डंकुनी वाला इसके बाद बनाया जाएगा, कितने किलोमीटर का है, 273.4 किलोमीटर का। फिर इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट फेज में आपका जितने मैंने 6 कॉरिडोर्स बताए थे, फिर आपके वो बनाए जाएंगे इन फर्स्ट फेज, क्लियर है, समझ गए। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ था इन्होंने अपने रेलवे मिनिस्टर ने जो है अपने भाषण में, या फिर उनके जो पेपर्स थे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही इतनी सी बात। चलो अब ये देख लो, यहाँ पे ये सब है ही, अपना मैप मैंने आपको बता ही रखा है कौन सा वाला हिस्सा आपका बनाया जाएगा इसके बाद, गुमोह से डंकुनी वाला, और फिर जितने सारे के सारे बचते हैं, ईस्ट कोस्ट वाला हो गया, फिर आपका ईस्ट से लेकर के साउथ वाला हो गया, वेस्ट से लेकर के, क्लियर है। तो वो सभी के सभी आपके बनाए जाएंगे। अब ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये विस्टा डोम एलएचबी कोचेस के बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी समझेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर समझो इन्होंने क्या बोला कि जो ब्रॉड गॉज रूट किलोमीटर्स है, मैंने आपको बताया कि ब्रॉड गॉज रूट की जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है। तो जो ब्रॉड गॉज किलोमीटर्स है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, आरकेएम, आरकेएम का मतलब होता है रूट किलोमीटर। तो ब्रॉड गॉज के जो रूट किलोमीटर हैं इलेक्ट्रीफाइड होने को, वो एक्सपेक्टेड है कि भाई 40,000 रूट किलोमीटर जो है वो आपके इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, क्लियर है। अभी देखो ये 41,548 रूट्स किलोमीटर हो चुके हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि 1 अक्टूबर, देखो बात को समझना थोड़ा सा ध्यान से, कि 1 अक्टूबर 2020 तक जो है आपके 41,548 आरकेएम कंप्लीटेड है। और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2021 के लास्ट यानी कि दिसंबर 2021 तक ये बढ़कर के आपका 46,000 आरकेएम हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा फिर टोटल रूट्स का, हमारे 72% हो जाएगा, है ना। बात समझ गए सभी लोग, क्लियर है सभी को। चलो अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो इंडियन रेलवे है वो इंट्रोड्यूस करने वाला है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। अब इंडियन रेलवेज क्या इंट्रोड्यूस करने वाली है, एस्थेटिकली डिजाइंड विस्टा डोम एलएचबी कोचेस ऑन टूरिस्ट रूट्स। और देखो यहाँ पर
अब जो टूरिस्ट रूट्स हैं, टूरिस्ट रूट का मतलब समझना, जो भी आपके हिल स्टेशन वगैरह हो गए या फिर घूमने वाली जगह होगी, उन सभी ट्रेन के जो रूट हैं वहां पर अब एलएचबी विस्टाडोम एलएचबी कोचेस इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन से रूट्स पे जो टूरिस्ट रूट है, यानी कि जो घूमने वाले हैं, जैसे कुल्लू मनाली हो गया और घूमने वाली चीज़ें जो हो गई, हिल स्टेशन हो गए, ठीक है। तो वो समझो अब यहाँ पे ये विस्टाडोम एलएचबी कोचेस होते क्या है, थोड़ी सी जानकारी समझेंगे इनके बारे में क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, कोई भी पॉइंट हमें छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि मैं आपको रट्टा मरवा दूं बस विस्टाडोम एलएचबी कोचेस हो गया कुछ भी। तो सबसे पहले तो समझो ये एलएचबी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। कहो आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले एलएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमें तो नहीं पता, हम तो पूरा पढ़ेंगे, बोलो हाँ। चलो, एलएचबी का आपका फुल फॉर्म हो जाता है लिंक, और फिर आपका एच से हो जाता है हॉफमैन, ठीक है। एच से क्या हो गया, हॉफमैन, और बी से आपका हो जाता है बर्स्ट, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गया एलएचबी। और ये जो विस्टाडोम एलएचबी कोचेस होते हैं, इनकी थोड़ी सी मैं आपको खासियत समझाता हूँ, फिर समझ आएगा। ये कोचेस ना आपके नॉर्मल कोचेस जैसे नहीं होते। ये जैसे आपका मैंने बोल दिया ये कोच है और ये विस्टाडोम कोच है, इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा, बड़ी बड़ी सी खिड़कियां लगी रहेंगी। यहाँ पर टोटल 5 खिड़कियां होती हैं एक तरफ। अब ये फिगर में समझ नहीं आ रहा होगा, ये समझ लो ये चौथी है, ये 5वीं है, ठीक है। टोटल 5 खिड़कियां होती हैं, बड़ी बड़ी सी खिड़कियां होती हैं, जिससे इससे क्या होता है ना कि जो लोग देखते हैं बाहर, इनका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब समझ रहे हो, जैसे टूरिस्ट स्पॉट पे घूमने जा रहा है, तो घूमने जा रहा है तो अगर वो बाहर देखेगा, उसे अच्छे अच्छे व्यूज दिखेंगी तो और मजा आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब मेन मुद्दे की बात क्या है, अपने को क्या याद रखना है, अपने को ये सब से क्या मतलब, ये रिव्यूइंग अच्छी होगी, ये होगा फलाना ढिमाका। हमें तो ये याद रखना है कि इसमें जो मेन बात है भाई, ब्रेल लैंग्वेज से भी जो है रेल कोचेस के नंबर लिखे रहेंगे, ठीक है। ब्रेल लैंग्वेज इसमें यूज होगी, ठीक है। दूसरी बात, ये बनेंगे कहां पर, अभी जो है रिसेंटली जन शताब्दी एक्सप्रेस में जो है इसका यूज किया गया है। जन शताब्दी, अगर पूछ ले कि कौन सी एक्सप्रेस में या फिर कौन सी ट्रेन में इनका यूज किया गया है विस्टाडोम कोचेस का, तो ये जन शताब्दी एक्सप्रेस में जो है इसका यूज किया गया। और ये कहां पर बने, अपने लिए तो ये जरूरी है कि भाई ये जो एलएचबी कोचेस हैं, विस्टाडोम एलएचबी कोचेस, ये कौन सी फैक्ट्री में बने हैं। तो ये जो है आपका इंटीग्रेटेड रेल फैक्ट्री में बने हैं। इंटीग्रेटेड रेल फैक्ट्री, क्लियर है। कहां पर बने हैं फटाफट से बताओ, इंटीग्रेटेड रेल फैक्ट्री में बने हैं। और ये है कहां पर आपकी, जल्दी से बोलो कहां पे है। तो आपकी जो कोचेस, अरे ये रेल फैक्ट्री नहीं, कोच फैक्ट्री होगा, ठीक है। कोच बनाती है क्योंकि ये फैक्ट्री जो है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री आपकी कहां पर है, तो ये है चेन्नई में। कहां पर है भाई, चेन्नई में है। और चेन्नई कहां पर है सबको पता होगा, तमिलनाडु में। कौन से स्टेट में है भाई आपका चेन्नई, तमिलनाडु में है। एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पीता हूँ। तो भाई ये कहानी हो गई। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मेट्रोलाइट और मेट्रो नियो क्या है, जो कि इंट्रोड्यूस करने के बारे में बात की गई है अपने इस बार के बजट में। और ये ट्रेन्स क्या हैं, अब जैसे मैंने आपको डीएफसी समझाया ना, डीएफसीज क्या होते हैं, किस तरीके की बातें। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है इंडियन रेलवेज का, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने का मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो को। बजट में अभी आ गई है, तो अब ये भी समझना पड़ेगा इसी तरीके से, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको मैं अब आपको पूरा समझा ही देता हूँ, ऐसा बस बजट अब मैं आपको ऐसा रट्टा क्या ही मरवाऊँ कि इतना बजट दे दिया है, ऐसे ना मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो एक काम करते हैं। अभी तो यार मेरी सिचुएशन लग नहीं रही कि मैं अभी ये वाला पूरा कंप्लीट करवा पाऊंगा। एक काम करते हैं, कल के सेशन में, अगले सेशन में मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो पूरा समझ डालते हैं, ठीक है। क्या मेट्रो लाइट है, क्या कौन से मिनिस्ट्री ने इसको यहाँ पर जो है इसको एक तरीके से बोला है कि ये कौन से टीयर में जाएगी, कौन से टीयर की सिटीज़ में जाने वाली है, सब कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। क्योंकि अगर बाई चांस क्वेश्चन यहाँ से भी इन्होंने पूछ लिया तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल पूरा पूछ ही रहे हैं। और ये आपका रेलवेज के बजट में आ चुका है ये टर्म, तो एक बार ना देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये करेंगे। और इसके बाद में हमें करना है एक चीज़ और, रेलवे का जो नेशनल रेलवे प्लान है 2024 का, वो करना है। वैसे मैं आज की क्लास में ये सब कंप्लीट कराने वाला था, बट थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं लग रही है, तो करेंगे इसको, ठीक है। और जो लोग बोल रहे हैं क्लास की टाइमिंग बढ़ाओ, यार बढ़ाएंगे, डोंट वरी, बढ़ा दूंगा। तो अभी तो थोड़ा सा मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता भी होगा, बट जल्दी जल्दी रिकवर करूंगा, कोई नहीं। मैं देखो आपको तब भी लगातार सेशंस देता जा रहा हूँ कि ज़्यादा आपका लॉस हो नहीं, ठीक है ना। आई होप कि आज की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसके अलावा एक चीज़ और, जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि मुझे सर मोटिवेशन नहीं मिलता या फिर मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ने का, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे कैसे, मेरे मेरे पास ना बहुत सारी टेंशन्स होती हैं गई, लेकिन तब भी पढ़ाने के लिए जब आता हूँ ना, तो इसमें अब बिल्कुल फ्रेश माइंड रखना पड़ता है, नहीं तो वो जस्टिस नहीं होगी पढ़ाने के साथ में। तो जब आप कोई काम कर रहे हो ना,
तो उसके लिए पूरे डेडिकेटेड रहो। पहली बात तो ये समझो, अगर आप खेल रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, उसके लिए डेडिकेशन दिखाओ। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका पूरा कंसंट्रेशन उससे बात करने में होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका पूरा कंसंट्रेशन पढ़ने में होना चाहिए। अगर आप कुछ कुछ भी काम कर रहे हो ना XYZ, पूरा कंसंट्रेशन वहीं पर लगाओ, ठीक है, तभी वो चीज़ आपको कुछ फ्रूट देगी। क्लियर है? तो ये चीज़। और बाकी मोटिवेशन का तो ऐसा है कि मैं आपको रियली में एक बात बताऊं, मुझे अभी भी ना, जब भी मैं वो शक्तिमान पहले सीरियल आता था ना, शक्तिमान, जब भी मैं उस शक्तिमान सीरियल का वो टाइटल सॉन्ग जो है वो सुन लेता हूँ ना अभी भी, तब भी मुझे उससे मोटिवेशन आ जाती है। अंदर से अलग ही एनर्जी फील होने लग जाती है। वैसे बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग है जिनसे मुझे एनर्जी मिलती है, बट स्टिल शक्तिमान से तो भाई बचपन से ही मिल रही है, तो ये चीज़ है। बाकी ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई वगैरह करते रहो, बाकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वाले सेशन में आपका बजट पूरा हो जाएगा ख़त्म। बजट तो खैर थोड़ा ही सा तो बचा है, वो न्यू लाइट वाली चीज़ अब मुझे लग रहा है कि करानी चाहिए, वो भी करा दूंगा। और मेट्रो लाइट क्या है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे फिर 1832 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 1832 से कहानी मैं आपकी 1924 तक जोड़ दूंगा। तो बस आपका यहाँ से लेकर के मैंने 2021 तक की कहानी करवाई रखी है। ज़्यादा होगा तो 2020 वाला जो बजट आया है उसकी मेन मुद्दे, बस उसके हाइलाइट्स कराऊंगा जो मुझे लगेंगे अगर इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो भी करा दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। बाकी CRM वाली क्लास तो देखते हैं अब कैसे क्या अलाउ करता है, अगर चीज़ें तो कर दूंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा। बाकी यार आप लोगों के ना सेम डाउट बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं और वो अलग अलग फिर आंसर देते रहो, तो मैं सोच रहा हूँ एक लाइव सेशन कर दूंगा, आपके जो भी डाउट हैं क्लास से, मतलब जितने भी डाउट है ना पूछ लेना उसमें, ठीक है। वो भी करवा दूंगा, अरेंज करता हूँ कुछ, ठीक है, उसके लिए भी कर दूंगा। तो बस अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग, मेहनत करो, और जो भी पढ़ रहे हो ना, जो XYZ कुछ भी करो यार, उसके लिए बस अपना कंसंट्रेशन 100% दो उसमें, ठीक है। तभी वो चीज़ सक्सीड होगी, ये चीज़ समझ लो आप। ऐसा आपको लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर अगर अपना 100% नहीं देता तो वो क्रिकेट खेल पाता? हाँ। तो जो भी किसी भी चीज़ में अपना 100% देता है उसमें बाहर निकल के आता ही है, ठीक है। तो खैर ये चीज़ें हैं। अब एंड करूंगा सेशन को, चलो खैर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, देखो सीन बहुत ख़राब चल रहा है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हेल्थ रखो, और प्लस में अपनी फैमिली का ध्यान रखो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।